आज हम दिराक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। दिराक नोटेशन की मदद से हम स्टेट्स को 2 डिफरेंट मेथड से राइट कर सकते हैं। एक मेथड है कैट वेक्टर का। कैट वेक्टर को आप यूँ लिखते हैं, ये एंगल ब्रैकेट के साथ आप स्टेट को लिखते हैं, तो ये स्टेट साई या स्टेट वेक्टर का हमें देता है। और कैट वेक्टर्स या कैट स्पेस एक हिल्बर्ट स्पेस है। तो इसका मतलब है अगर 2 कैट्स को ऐड करेंगे तो हमें कैट ही मिलेगा, और अगर कैट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक कैट आएगा। और इसी की एक डुअल स्पेस होती है जिसको ब्रा स्पेस कहेंगे या ब्रा वेक्टर स्पेस कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, और ये एक्चुअली साई स्टार को कॉरेस्पॉन्ड करेगी, जो कि साई का हर्मिशियन कॉन्जुगेट है। सो जो ब्रा स्पेस को हमारे वेक्टर्स बिलोंग करते हैं वो डुअल स्पेस होते हैं। ब्रा स्पेस एक्चुअली कैट स्पेस का डुअल स्पेस है। लेकिन ये भी एक हिल्बर्ट स्पेस ही है। आपको पता है हर वेक्टर स्पेस की एक डुअल वेक्टर स्पेस पाई जाती है जिसमें वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हर्मिशियन कॉन्जुगेट पाए जाते हैं। अगेन क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है तो इसलिए 2 ब्रास को ऐड करेंगे तो एक और ब्रा वेक्टर मिलेगा, और अगर एक ब्रा वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से ब्रा वेक्टर ही मिलेगा। अब जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ब्रैकेट बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो ये ब्रा और कैट वेक्टर का मल्टीपल होती है। यानी एक वेक्टर हमारा अगर कैट स्पेस से आ रहा है तो दूसरा उसकी डुअल स्पेस से आ रहा है जो कि ब्रा स्पेस है। तो ये जो पहले हमारा ऑर्डर्ड पेयर था साई फाई, इसको हम अब हम ये साई ब्रा और कैट फाई करके लिखेंगे। जो प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि अगर किसी साई वेक्टर को मैं बेसिस फाई में लिखूं तो ai उसके कोफिशिएंट होते हैं जो कि इस स्केलर प्रोडक्ट से हासिल हो सकते हैं। तो फाई सॉरी इस कोफिशिएंट का जो स्क्वायर होता है वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ साई टू बी इन स्टेट फाई होती है। और ये इसका स्क्वायर मैंने लिख दिया है, और क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसलिए इसका स्क्वायर लेने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगी। ए जे स्टार ए जे जो सा है वो ये आगे एक्सपैंड करके मैंने लिखा है। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स ये स्केलर प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो आपकी जोन सी है ना ऑर्डर जोन सा है ना प्रोडक्ट का चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब हमें पता है किसी भी स्टेट की अगर किसी स्टेट को अगर हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं या उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हम 1 रखना चाहते हैं तो उसके तमाम प्रोबेबिलिटीज जो हर कोफिशिएंट के कोरस्पॉन्डिंग आती है या हर स्टेट में होने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसके इसको सम करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे ए जे की ये जो वैल्यू इधर मैंने लिखी है वो अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ और समेशन क्योंकि सिर्फ जे पे है तो ये जे के पास मैं समेशन ले गई हूँ जे वाली टर्म्स के पास। तो ये वाली टर्म जोन सी है ये अगर 1 हो जाए या आइडेंटिटी हो जाए तो हमारे पास ये साई की प्रोबेबिलिटी जोन सी है वो 1 हो जाती है। तो ये हमारी स्टेट जोन सी है। यानी बेसिस वेक्टर्स को हम अगर बेसिस वेक्टर्स को कैट और ब्रा स्पेस में लिखें और कैट्स को हर कैट के कोरस्पॉन्डिंग ब्रा स्पेस से मल्टीप्लाई करके उनको तमाम बेसिस को ऐड अप कर लें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर हासिल करने का एक मेथड भी है। पोजीशन स्पेस में जब हम किसी स्टेट को लिखते थे तो वो हमारे पास वेव फंक्शन आते थे जो कि हम वेव फंक्शन पहले पिछले तमाम चैप्टर्स में वेव फंक्शंस को ही डील करते रहे थे, जो कि हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन था या इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का जो थे वेव फंक्शंस। तो वो हमारे कैट का अगर हम पोजीशन बेसिस में कैट्स को लिखें तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे वेव फंक्शन होते हैं। और ये आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी देते थे क्योंकि ये साई को जब आर बेसिस में लिखते हैं तो वो साई आर हो जाता है, और साई स्टार उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और साई स्टार साई जोन सी थी वो हमें प्रोबेबिलिटी देती थी पोजीशन स्पेस में। और मोमेंटम स्पेस में इसी तरह जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो साई स्टार पी साई पी का प्रोडक्ट होगी। और
ये कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ब्रास एंड कैट जो है वो ये कहती है कि हर कैट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ब्रा वेक्टर पाया जाएगा। अगर सम 2 वेक्टर हो रहे हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो उसी तरह का एक लीनियर कॉम्बिनेशन ब्रा स्पेस में पाया जाएगा। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए साई है, तो ए जो-सा कांस्टेंट है, जब वो कैट से बाहर आता है तो एज़ इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन ब्रा स्पेस में ए की बजाय उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है। स्केलर प्रोडक्ट जो पहले आप लोगों ने देखी थी, वो इस तरह की टर्म्स आपने देखी थी। डिराक नोटेशन में स्केलर प्रोडक्ट का मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है, तो वो आपको पता है। इस स्केलर प्रोडक्ट को जब हम पोजीशन स्पेस में लिखते थे, तो ये फाई जो था वो फाई स्टार आर स्पेस में है, तो और साई जो है वो साई आर टी बन जाता है, और ये इंटीग्रेशन ओवर ऑल वॉल्यूम जो सी थी वो हमारी हमें स्केलर प्रोडक्ट देती थी, और ये पूरी होल स्टेट का कॉम्प्लेक्स होल टर्म का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये साई स्टार हो जाएगा और ये फाई हो जाएगा, और जो कि साई फाई है। तो यानी कि हमारी स्केलर प्रोडक्ट आपको पता है ये एंटी कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव नहीं है। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो जगह चेंज हो जाती है दोनों हमारे स्केलर प्रोडक्ट्स की। सिर्फ अगर हमारे साई फाई रियल होंगे तो उस केस में ही हमारी स्केलर प्रोडक्ट जो सी है वो कम्यूटेटिव होगी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो थी वो आपको याद है, अगर आपका कोई स्टेट वेक्टर साई जो है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ उसकी स्केलर प्रोडक्ट हम लें तो क्या होगा, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन सेकंड फैक्टर वाली जगह पे आएगा, स्केलर फैक्टर स्केलर प्रोडक्ट के सेकंड फैक्टर में आएगा, तो क्या होगा, जो स्केलर्स हैं कांस्टेंट्स जो हमारे हैं वो एज इट इज बाहर आ जाएंगे, और साई की स्केलर प्रोडक्ट दोनों के साथ अलग-अलग आ जाएगी, और फिर उस टर्म को हम सम अप कर लेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी स्केलर जो प्रोडक्ट जो है लीनियर है सेकंड फैक्टर के लिए। लेकिन अगर हम फर्स्ट फैक्टर में लीनियर कॉम्बिनेशन रखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे साई 1 और साई 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसकी स्केलर प्रोडक्ट फाई के साथ ली जा रही है, तो ये जो स्केलर्स साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये जिनको हम कांस्टेंट कह लेंगे, तो इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है ना वो बाहर मल्टीप्लाई होगा, और बाकी साई 1 की फाई के साथ और साई 2 की फाई के साथ स्केलर प्रोडक्ट एज इट इज हम लेके तो फिर सम अप कर लेंगे, और ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों जगह पे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे तो टर्म ले लिए जो कि ज़्यादा हर हर फर्स्ट और सेकंड लीनियरिटी और एंटी लीनियरिटी को देके बनाई गई है। किसी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहे तो हम उस वेक्टर की ये उसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये साई मॉड स्क्वायर देता है, और साई मॉड स्क्वायर पॉजिटिव टर्म होती है या जीरो हो सकती है, और जीरो कब होती है, जब साई खुद से जीरो होगा या नल वेक्टर होगा। और अगर साई जो है 1 है, साई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए या साई की स्केलर प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो इसका मतलब है साई नॉर्मलाइज्ड है। अगर दो डिफरेंट स्टेट साई और फाई की हम स्केलर प्रोडक्ट लें और रिजल्ट 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि साई और फाई ऑर्थोगोनल है। और फिर अगर साई और फाई ऑर्थोगोनल हो और साथ में ही उनका मैग्नीट्यूड, साई का मैग्नीट्यूड भी 1 और फाई का मैग्नीट्यूड भी 1 हो, तो हम कहते हैं कि साई और फाई ऑर्थोनॉर्मल है। श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो-सी है वो एक्चुअली हमारी स्केलर प्रोडक्ट्स की इनइक्वालिटी से ही निकली थी। आपको याद है स्केलर प्रोडक्ट जो हमारी होती थी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा था। उसमें अगर मैं कॉस थीटा वाली टर्म ड्रॉप कर दूं जो कि लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो ए डॉट बी विल बी लेस देन इक्वल टू ए बी। तो मैंने स्क्वायर दोनों तरफ से ले लिया ताकि मैं पॉजिटिव टर्म्स को ही कंसीडर करूं, और इसी चीज़ को अगर हम अपने डिराक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगी, ये हमारी स्केलर प्रोडक्ट है साई फाई की, और इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई विद इटसेल्फ। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई जो सा ये
ये है, और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई जो है वो ये है। ये साइन जो लेस देन इक्वल टू का साइन इक्वालिटी सिर्फ उसी वक्त बनता है जब साई और फाई जो उनसे हैं वो एक दूसरे का मल्टीपल होंगे। तो अल्फा कोई स्केलर है जिससे कि फाई को मल्टीप्लाई करें तो साई आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी में अगर बी जो सा था वो ए और बी पैरेलल हो जाए तो हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन जो सा था वो इक्वालिटी में चेंज हो जाता था। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो सी है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये कहती है, ये ट्रायंगल को आप देख लें कि अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी के 3 साइड्स हैं ए, बी और तीसरी साइड जो कि सी थी, लेकिन वो वेक्टर सम ए और बी से भी हासिल हो जाती है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये कहती है कि ये जो तीसरी साइड है उसका जो लेंथ होगी वो बाकी दोनों साइड्स की लेंथ के सम से कम होती है या इक्वल हो जाती है। इक्वल उस वक्त होगी जब हमारी ट्रायंगल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो एक्चुअली वो ट्रायंगल तो नहीं रहेगी जिसका एंगल एक जीरो हो जाए, बट एनीवे वो यानी इसी की जनरल फॉर्म है, इसी से हासिल होती है। तो इसी चीज़ को आप अगर डिराक नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स साई और फाई हैं और ये इनको सम किया है, तो इन दोनों का जो सम है वो साई की इस सम का फिर हमने मैग्नीट्यूड भी लिया है। ये मुझे डबल लाइंस लगानी चाहिए थी क्योंकि ये इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया था। तो ये साई फाई के सम का जो मैग्नीट्यूड है वो साई का मैग्नीट्यूड जो अलग से हम कैलकुलेट करें और फाई का जो मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे उन दोनों के सम से हमेशा कम होता है। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो इसलिए यानी ये वाली टर्म्स जो सी हैं ये स्क्वायर रूट में है। और इक्वालिटी का साइन किस वक्त आएगा अगर साई और फाई सेम डायरेक्शन में होंगे या एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। जो क्वांटिटीज हमारे पास फॉरबिडन है वो इस तरह की क्वांटिटीज हमें अलाउड नहीं। अगर सेम ही वेक्टर स्पेस में दो वेक्टर साई और फाई को मैं कैट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं या दो ब्राज को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो इस तरह की कोई फिजिकल क्वांटिटी ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। हाँ अलबत्ता साई और फाई अगर दो डिफरेंट वेक्टर स्पेसिस को बिलोंग करे, फॉर एग्जांपल अगर आपका साई स्पिन स्टेट से बिलोंग कर रहा है और फाई जोन सा है वो एंगुलर मोमेंटम स्पेस से बिलोंग कर रहा है, तो दो ये जो स्पिन और एंगुलर मोमेंटम स्पेस के कैट्स की प्रोडक्ट होगी वो एक टेंसर प्रोडक्ट होगी। तो इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन सेम वेक्टर स्पेस में दो कैट्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये जो हमारी स्केलर प्रोडक्ट है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है? एक इंटरप्रिटेशन तो हमने अपनी 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के केसेस में पढ़ी थी कि ए डॉट बी जो है वो हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए देता है अलोंग बी। तो बिल्कुल इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट साई फाई जो सी है वो हमें प्रोजेक्शन ऑफ साई देती है अलोंग फाई वेक्टर। दूसरी इंटरप्रिटेशन जो सी है वो बॉर्न ने दी थी कि साई फाई जो सी है वो हमें प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड देती है। तो ये एक एम्पलीट्यूड है कि स्टेट साई जो सी है वो स्टेट फाई में जा सकती है। अब स्टेट साई जो सी है स्टेट फाई में वैसे नहीं जा सकती। ये तो या हम कोई मेजरमेंट कर रहे होंगे तभी जाएंगे। मेजरमेंट करने का मतलब है हम कोई ऑपरेटर उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो स्टेट फाई स्टेट साई जो है वो स्टेट फाई में ट्रांसफॉर्म होने की ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड देता है, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है। ये दिराक नोटेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, प्लीज आप इनको ना खुद से सॉल्व करके भी देख लीजिएगा ताकि आपकी दिराक नोटेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। ये एग्जांपल 2.3, 2.4 और 2.5 है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑपरेटर्स का है। ऑपरेटर जो है वो एक मैथमेटिकल रूल है जो जब किसी एक वेव फंक्शन पे या स्टेट पे हम लगाते हैं तो वो हमें कोई नई स्टेट या नया वेव फंक्शन साई प्राइम देता है। तो ये ऑपरेटर ए साई पे एक्ट कर रहा है और ये हमें साई प्राइम दे देता है। अगर ये कैट स्पेस पे लगेगा तो कोई ऑपरेटर अगर कैट स्पेस पे लगेगा तो हमें कोई डिफरेंट कैट वेक्टर दे देगा फॉर एग्जांपल, और ये लेफ्ट साइड से एक्ट करता है कैट्स के ना। तो ऑपरेटर ए कैट साई पे एक्ट कर रहा है तो कैट साई प्राइम दे रहा है। और अगर ब्रा साई पे कोई ऑपरेटर ए एक्ट करेगा तो वो ब्रा साई प्राइम दे देगा, लेकिन ब्रा वेक्टर्स के ये राइट साइड पे एक्ट करता है। कुछ ऑपरेटर्स जो कि आपने पहले पढ़े होंगे, एक तो यूनिटी ऑपरेटर है। यूनिटी ऑपरेटर जो है एक्चुअली कुछ भी नहीं करता, ये वेक्टर्स को एज इट इज
रिटर्न कर देता है। फिर ग्रेडियंट ऑपरेटर था। ग्रेडियंट ऑपरेटर आपको पता है ये सिंपली डिफरेंशिएशन है इन ऑल डायरेक्शन, और फिर उन चेंजेस को आप सम अप कर लें। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर जो हमारा था वो माइनस आयोटा एच का टाइम्स ग्रेडियंट ऑपरेटर है, और लेप्लासियन जोन सा है वो ग्रेडियंट ऑपरेटर का स्क्वायर है। तो ये यानी डिफरेंशिएशन इन ऑल डायरेक्शन में स्क्वायर करके हमने कर लिया। फिर पैरिटी ऑपरेटर है जो कि वेक्टर आर को माइनस आर से रिप्लेस कर देता है। तो मैंने ये स्टेट कैट साई को आर बेसिस में या पोजीशन बेसिस में लिख दिया। तो जब पैरिटी ऑपरेटर एक्ट करेगा तो वो आर को माइनस आर में कर देगा। या इसको हम जो आपने यूजुअल नोटेशन पढ़ी होगी, ये यूं होता है कि पैरिटी ऑपरेटर साई आर पे एक्ट करता है तो ये इसको साई ऑफ माइनस आर बना देता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स कम्यूटेटिव नहीं होती। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी स्टेट पे पहले पैरिटी अप्लाई करें और फिर उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, तो ये सेम नहीं होगा कि पहले आप उसी स्टेट को पहले एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करें और फिर पैरिटी ऑपरेशन लगाएं। इन जनरल आपके ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं करते। और फिर जब कोई किसी स्टेट पे दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स एक्ट कर रहे होते हैं तो जो सबसे क्लोजेस्ट होता है वो पहले एक्ट करता है। ये बी जो सा वो क्लोजेस्ट है तो ये साई पे एक्ट करेगा, तो ये कोई नया वेक्टर साई प्राइम दे देगा, और फिर साई प्राइम के ऊपर जो है वो वेक्टर ए एक्ट करेगा और फिर एक और नया वेक्टर हमें दे देगा। हाँ, अलबत्ता ये जो हमारे अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर एक्ट कर रहे हो तो इनकी प्रोडक्ट जो सी है वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब है अगर आप किसी तरीके से दो ऑपरेटर्स की प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो अगर आप ये पहले दो की प्रोडक्ट ले लें और सी अप्लाई करें, फिर दोनों प्रोडक्ट को इकट्ठा अप्लाई कर दें, या ये बी और सी की आप प्रोडक्ट लेके एक ऑपरेटर बना दें, उसको पहले आप स्टेट साई पे एक्ट करें और फिर एक को एक्ट करें, तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। और अगर ऑपरेटर ए जो सा वो सैंडविच्ड है बिटवीन अ कैट एंड अ ब्रा, या सॉरी अ ब्रा एंड अ कैट, देन आप चाहें तो इसको ब्रा पे ऑपरेट कर दें और एक नया ब्रा साई प्राइम ले आए, या आप चाहें तो इसको कैट स्टेट पे अप्लाई करें और एक नया कैट फाई प्राइम ले आए, लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो यानी ये आपके पास चॉइस है। जब ऑपरेटर ए जो सा सैंडविच हो रहा होता है दो ब्रैकेट्स में, तो आप किसी भी डायरेक्शन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ऑपरेटर्स जो से हैं वो लीनियर ऑपरेटर होते हैं। लीनियर ऑपरेटर का मतलब है कि जब आप किसी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स पे आप उसको अप्लाई करते हैं तो वो स्टेट पे स्टेट के ऊपर जाके सिर्फ जो सा ना वो एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी कैट स्टेट है जिसमें हमारे स्केलर्स b1 b2 phi1 phi2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऑपरेटर ए phi1 पे एक्ट करेगा और b1 जो सा है एज इट इज बाहर आ जाएगा, और b2 एज इट इज बाहर आ जाएगा, और ऑपरेटर ए phi2 पे भी एक्ट करेगा, और फिर दोनों का जो सम है वो हमें वही रिजल्ट देगा जो कि इस कम्बिनेशन पे हम अप्लाई करके हासिल करना चाहते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर ब्रा स्टेट पे आप लीनियर कम्बिनेशन रखें तो आपको पता है ब्रा स्टेट में अगर आपके पास स्केलर्स होते हैं तो उनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो बाहर आता है, और बाकी आपका जो ऑपरेटर है वो साई वन पे एक्ट करेगा और फिर साई टू पे भी एक्ट करेगा। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसी भी ऑपरेटर ए की, उसको हम ये एंगल ब्रैकेट के अंदर करके लिखते हैं। ये इसकी एक्सपेक्टेशन या इसकी मीन वैल्यू होती है। ये ऑपरेटर ए जो सा सैंडविच्ड है बिटवीन सेम स्टेट साई, और फिर डिनोमिनेटर में हम साई से उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। ये साई का नॉर्मलाइजेशन वेक्टर है। तो ये इस तरह की जो क्वांटिटी होती है ना साई फाई, इसको हम कहते हैं कि ये एक ऑपरेटर है। इन मेरा ख्याल था मैंने इसे चेंज कर दिया, बट इन दराक नोटेशन इसको समटाइम्स आउटर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आप देख लें कि अगर मैं ये फाई साई जोन सा है ना इसको साई प्राइम पे एक्ट कराऊं, तो आप कह सकते हैं कि ये वाली जो दो टर्म है ये एक स्केलर प्रोडक्ट बना रही है। तो स्केलर प्रोडक्ट ये स्केलर हो गया और ये हमारे पास एक नया कैट फाई आ गया है। तो यानी साई प्राइम को इसने फाई में चेंज कर दिया है।
स्केलर आपको पता है कि कैट जोन्स है वो हमेशा लेफ्ट साइड से ऑपरेटर उस पे एक्ट कर सकता है और ब्रा के राइट साइड पे एक्ट कर सकता है। लेकिन अगर इस तरह की टर्म हो जिसमें ब्रा के लेफ्ट साइड पे और कैट के राइट साइड पे ऑपरेटर एक्ट कर रहा है, तो ये फॉरबिडन ऑपरेशन है। हमें पता नहीं कि इस तरह के ऑपरेशन में हम क्या करें।